नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारी जो तैयारी चल रही है वो 2022 के जो भी हमारे एग्जाम आने वाले हैं, राजस्व लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी, रेलवे टीपीसी और जैसा कुछ सुनने में आ रहा है कि ग्राम विकास अधिकारी की पुनः वैकेंसी आने वाली है, तो आप सभी लोग बिल्कुल रेडी हो जाइए और यूपी पेट 2022 में भी आप सभी लोग जुड़ जाइए, क्योंकि हमने ठाना है कि 2022 में हमको सरकारी नौकरी हासिल करनी है। ठीक है दोस्तों, तो आप भी बराबर लगे रहिए, मेहनत करते रहिए और हम भी आपके साथ, आपकी मेहनत में हम भी सहयोगी हैं और हम भी आपके साथ मेहनत कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इतिहास के विषय को लेकर के, और हमने जो पिछले लेक्चर में बात की थी वो हम आप सभी लोगों को पता है, हमने वेदों की बात की, पुराणों की बात की, सभी साहित्यों की बात की। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो लौकिक साहित्य की हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज की वीडियो का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है अर्थशास्त्र, यानी कि अर्थशास्त्र एक ऐसी पुस्तक है जो समझ लीजिए भारतीय इतिहास पर लिखी गई, भारत के राजनीतिक जीवन पर लिखी गई, इसको हम पहली सुव्यवस्थित किताब जो है मान सकते हैं। और ये एक ऐसा ग्रंथ है जो अक्सर एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, इसीलिए इससे रिलेटेड जो भी सवाल बनते हैं, चलिए इनकी चर्चा हम एक बार कर लेते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम में सवाल यही पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र का लेखक कौन था। तो अर्थशास्त्र के लेखक जो थे विष्णुगुप्त थे दोस्तों। कौन थे? विष्णुगुप्त थे। और विष्णुगुप्त को दो अन्य नामों से जाना जाता है, सभी लोग जानते हैं। एक इनका नाम है चाणक्य और दूसरा नाम है कौटिल्य। ये तीनों ही नाम एक ही व्यक्ति के हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर एग्जाम में सवाल पूछ लेते हैं कि चाणक्य के बचपन का नाम क्या था, तो विष्णुगुप्त, या कौटिल्य कौन था? विष्णुगुप्त। आप सभी लोग जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य को ने जो घनानंद को हरा करके राज सिंहासन हासिल किया, उसमें उनको आगे बढ़ाने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई चाणक्य ने निभाई, जो आगे चल करके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के प्रधानमंत्री बने थे। तो ये चीजें आपको दोस्तों पता होंगी। तो अगर एग्जाम में सवाल आए तो आप बिल्कुल भी गलत मत करिएगा। तो अगर आपसे सवाल पूछ ले कि कौटिल्य किसके दरबार में थे या किसका प्रधानमंत्री था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। एक एग्जाम में सवाल पूछ लेता है कि जो अर्थशास्त्र है ये किस चीज की पुस्तक है, तो ये राजनीति विज्ञान की पुस्तक है। ठीक है दोस्तों, राजनीति विज्ञान की पुस्तक है, नाम इसका अर्थशास्त्र है मगर ये राजनीति विज्ञान की पुस्तक है। तो ठीक है मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और भारत का जो प्रथम राजनीतिक ग्रंथ, मैंने पहले ही आपको बताया था पहले लाइन में ही, कि जो भारत का प्रथम राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है वो अर्थशास्त्र को ही माना जाता है। ये जानकारियां जो इसमें मिलती है। इसके अतिरिक्त अगर आपसे सवाल पूछ ले कि मौर्य काल के विषय में विस्तृत जानकारी हमें किस ग्रंथ से मिलती है, तभी आप दोस्तों आंसर क्या लगाएंगे? अर्थशास्त्र लगाएंगे, क्योंकि मौर्य के टाइम पर ही लिखी गई और चाणक्य ने ही लिखी। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है अष्टाध्यायी। एक बार नहीं बहुत बार एग्जाम में सवाल पूछा गया कि अष्टाध्यायी काहे की पुस्तक है। तो आप सभी लोग जानते हैं अष्टाध्यायी एक व्याकरण की पुस्तक है, संस्कृत व्याकरण के विषय से पूरा जिक्र है और इसके जो रचनाकार हैं महर्षि पाणिनि हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछ ले अष्टाध्यायी का रचनाकार कौन है, तो पाणिनि है। और इस किताब की जो इन्होंने रचना की थी वो 400 ईसा पूर्व में की थी दोस्तों। तो याद रखिएगा कि अष्टाध्यायी की रचना महर्षि पाणिनि ने 400 ईसा पूर्व में की थी। एक सवाल एग्जाम में पूछ लेता है कि किस भाषा में लिखी गई पुस्तक है, तो याद रखिएगा दोस्तों ज्यादातर जो हमारा लौकिक साहित्य है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी जो आपकी अष्टाध्यायी है संस्कृत भाषा में लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, और एक सवाल पूछ लेता है कि मौर्यों के पूर्व के विषय की जानकारी, यानी कि मौर्यों के इतिहास के पहले की जानकारी हमें किस पुस्तक से मिलती है, तो वो भी हमें पाणिनि की अष्टाध्यायी से मिलती है, क्योंकि इस पुस्तक की जो रचना की गई थी मौर्यों के पहले की गई थी और वहां के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। अगला सवाल पूछता है वार्तिक किसकी रचना है? वार्तिक, तो याद रखिएगा दोस्तों वार्तिक जो है कात्यायन की रचना है। किसकी है वार्तिक? कात्यायन की है। और इसकी जो रचना हुई थी वो 300 ईसा पूर्व में हुई थी, यानी मौर्यों के टाइम पर हुई थी। तो ये भी सवाल पूछ लेता है कि मौर्यों के विषय में जानकारी किस किताब से मिलती है, तो वार्तिक से भी हमको मौर्यों के विषय में जानकारी मिलती है और इसकी रचना कात्यायन महोदय ने 300 ईसा पूर्व में की थी। तो ये बहुत ही सारी इंपॉर्टेंट
ग्रंथ हैं जो अक्सर एग्जाम में आते हैं और आने वाले एग्जाम में आपको यहाँ से सवाल जरूर मिलेंगे। इसीलिए फिर से मेरा आपसे एक बार निवेदन है कि आप जब मेरी वीडियो को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप एक नोटबुक जरूर बनाइए और उस पर शॉर्ट अपने नोट्स तैयार करिए ताकि आपको रिवीजन करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इसी वीडियो के बीच में मेरा आपसे निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जरूर लाइक करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहिए। ठीक है दोस्तों, अगली किताब है महाभाष्य। ये भी काफी इंपॉर्टेंट किताब है कि महाभाष्य के रचनाकार कौन थे दोस्तों। तो महाभाष्य के जो रचनाकार थे वो महर्षि पतंजलि थे। ठीक है, माँ से महाभाष्य, माँ से महर्षि पतंजलि, और इसकी जो रचना की गई थी वो 150 ईसा पूर्व, यानी ये टाइम किसका था, ये टाइम गुप्तों का था। यानी इस पुस्तक की जो रचना की गई वो गुप्त काल में की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा महाभाष्य के रचनाकार कौन थे, पतंजलि, और 150 ईसा पूर्व में इसकी रचना की गई थी। और ये कौन थे, ये पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित, यानी कि पुष्यमित्र शुंग कौन था दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग कौन था। पुष्यमित्र शुंग जो थे वो पुष्यमित्र शुंग था शुंग वंश का संस्थापक। कौन था, वहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, वहां पर जो मैंने आपको गुप्त बताया वहां पर गुप्त नहीं शुंग होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मेरे मुंह से शुंगों की बजाय गुप्त निकल गए तो उसको थोड़ा सा सही कर लीजिए। गुप्तों के टाइम पर नहीं, शुंगों के टाइम पर लिखी गई। और शुंग वंश का जो संस्थापक था वो था पुष्यमित्र शुंग, और पुष्यमित्र शुंग के ही पुरोहित थे महर्षि पतंजलि। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है, महर्षि पतंजलि किसके पुरोहित थे या किसके दरबार में थे। तो आप याद रखिएगा कि जो महर्षि पतंजलि थे वो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में थे। और फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, वहां पर जो मैंने गुप्त बोला गुप्त नहीं, वहां पर शुंग होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगली रचना बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, मालविकाग्निमित्रम। पूछ लेता है कि मालविका और अग्निमित्र की कहानी का वर्णन किस ग्रंथ में है। तो याद रखिएगा दोस्तों, मालविका और अग्निमित्र, इसका जब संधि विच्छेद आप करेंगे निकल करके आएगा। तो इसका जो वर्णन है मालविकाग्निमित्र में है, और इसके जो रचनाकार हैं वो है कालिदास। आप सभी लोग कालिदास का नाम सुनते हैं, इनकी बहुत सारी मालविकाग्निमित्रम की अभिज्ञान शकुंतलम, दशकुमार चरितम, अन्य बहुत सारी रचनाएं हैं जिनको कालिदास ने लिखे, और इन्होंने ज्यादातर जो नाटक लिखे हैं। और इन्होंने जो इतने ज्यादा भारत के नाटक लिखे हैं, और अंग्रेजी के प्रसिद्ध नाटककार हैं विलियम शेक्सपियर। तो जो हमारे भारतीय कालिदास हैं इनकी तुलना शेक्सपियर से की जाती है, क्योंकि अंग्रेजी के महान नाटककार थे विलियम शेक्सपियर और संस्कृत के महान नाटककार थे हमारे कालिदास। ठीक है दोस्तों, इसीलिए कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है तो मेरे ख्याल से शेक्सपियर को भी अंग्रेजी का कालिदास कहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मगर ये हमारा एक दुर्भाग्य है कि हम अपने इतने पुराने साहित्य को तवज्जो नहीं देते हैं और अंग्रेजी साहित्य के पीछे पीछे भागते हैं दोस्तों। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, जहां तक मेरी वीडियो जा रही है, कि हमें अपने साहित्य को आगे बढ़ाने की जरूरत है, उसको एक सम्मान देने की जरूरत है। जो अभी तक हमारी भाषा को, संस्कृत को, हिंदी को नहीं मिला है, हम अंग्रेजी के पीछे दौड़े जा रहे हैं। तो हमें अंग्रेजी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, हमें अपने साहित्य को आगे बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपसे पूछ रहे कि शुंगों के विषय में जो जानकारी मिलती है वो कहां से मिलती है, तो ये मालविकाग्निमित्रम से शुंगों के विषय में जानकारी हमको मिलती है। चलिए अगले टॉपिक की बात करते हैं, बुद्ध चरितम। नाम में ही बुद्ध है, नाम में क्या है दोस्तों, बुद्ध है, इसका मतलब गौतम बुद्ध की बात हो रही है। तो बुद्ध चरितम की जो रचना है वो अश्वघोष ने की थी। किसने की थी दोस्तों, अश्वघोष ने की थी। बड़ी ही इंपॉर्टेंट रचना है बुद्ध चरित, अश्वघोष ने इसकी रचना की। और ये किस भाषा में है दोस्तों, तो ये है आपकी संस्कृत भाषा में लिखी गई। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ ले किस भाषा में लिखी गई, संस्कृत भाषा में। और कब लिखी गई थी, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास बुद्ध चरितम की रचना अश्वघोष ने की थी। तो ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अगली रचना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है, मुद्रा राक्षस किसकी है। तो याद रखिएगा दोस्तों, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है, और यह 500 ईसा के आसपास लिखी गई थी दोस्तों। कब लिखी गई थी, 500 ईसा के आसपास लिखी गई। और इसमें नंद राजाओं और चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास का वर्णन है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 322 से 323 ईसा पूर्व के आसपास चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद पर आक्रमण करके वहां पर अपनी शासन सत्ता स्थापित की थी।
तो ये जो पूरा इतिहास का वर्णन है, कैसे युद्ध लड़ा, कैसे जीता, इन सभी बातों का जो वर्णन है वो विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस में दोस्तों मिलता है। चलिए अगली रचना की तरफ बढ़ते हैं। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मृच्छकटिकम। क्या है दोस्तों? मृच्छकटिकम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसने लिखी है? शूद्रक। ठीक है दोस्तों, तो मृच्छकटिकम किसने लिखी है? शूद्रक ने लिखी है और गुप्तों के टाइम पर लिखी गई है। इसलिए अगर आपसे सवाल पूछ ले कि गुप्तों के विषय में जानकारी हमें किस ग्रंथ से मिलती है, तो याद रखिएगा दोस्तों, जो हमें गुप्तों के विषय में हमें जानकारी मिलती है वो शूद्रक द्वारा रचित मृच्छकटिकम से मिलती है। तो मृच्छकटिकम किसने लिखी? शूद्रक ने लिखी। अगली 3 किताबें लिखी है, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। ये तीनों ही जो पुस्तकें हैं, ये ग्रंथ हैं, ये हर्षवर्धन ने लिखे हैं दोस्तों। किसने लिखे हैं? हर्षवर्धन ने लिखे थे 7वीं शताब्दी में। और हर्षकालीन जो व्यवस्था थी, जो समाज था, उसके विषय में हमें पूरी जानकारी रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद में मिलती है। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट किताबें हैं, कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं, क्योंकि हर्षवर्धन एक कुशल राजा तो था ही, उसके साथ साथ में वो एक कुशल राइटर भी था। ठीक है दोस्तों, और अगली जो हमारी किताब है वो हर्षचरित है, यानी कि राजा हर्षवर्धन के विषय में ही इस किताब को लिखा गया है। और राजा हर्ष के विषय में कैसे पूरा जीवन चरित्र का वर्णन जो है वो हर्षचरित में है। और इसकी रचना उसके दरबारी राइटर बाणभट्ट ने की थी। किसने दोस्तों की थी? बाणभट्ट ने की थी। अब हर्षचरित लिखा है तो जाहिर सी बात है कि हर्षकालीन भारत के विषय में जो हमें जानकारी मिलेगी वो हर्षचरित से मिलेगी दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई होगी। आगे की बात कर लेते हैं। आगे की जो हमारी किताब है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है विक्रमांक देवचरित दोस्तों। कौन सी? कई बार एग्जाम में आई है, सुमेलित करने वाले में कई बार इसको पूछा गया। विक्रमांक देवचरित किसकी रचना है? तो देखिए विक्रमांक को जो पढ़े, देखिए वी आ रहा है, छोटी की मात्रा, और राइटर में भी वी आ रहा है, यानी हो सकता है इन्होंने अपने नाम पे ही किताब का नाम रखा हो। ठीक है दोस्तों, तो विक्रमांक देवचरित के जो रचनाकार हैं वो कवि विल्हड़ हैं दोस्तों। कौन है? विल्हड़ होते हैं। तो याद रखिएगा विक्रमांक देवचरित विल्हड़, वाह से वाह आप करेक्ट करेंगे, आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगली हमारी किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, नव साहसांक चरितम। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नव साहसांक चरितम किसकी है? तो दोस्तों ये भी याद रखिएगा पद्मगुप्त। मैंने इस वीडियो में उन्हीं ग्रंथों को रखा है जो परीक्षा में बहुत बार आ चुके हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इन किताबों को, इन ग्रंथों को जरूर अच्छे से रीड करिएगा, नोट भी करते रहिएगा। नवसंहार चरितम किसकी है दोस्तों? पद्मगुप्त। अगली जो हमारी किताब है रास तरंगिणी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आई है और बहुत बार एग्जाम में आने वाली किताब है। इसका क्या महत्व है, इसके विषय में पहले आप सुन लीजिए। जो रास तरंगिणी रचना है वो कल्हड़ की है। किसकी है? कल्हड़ की है। और इसमें कश्मीर के राजाओं का वर्णन मिलता है, यानी आदिकाल से लेकर के 12वीं शताब्दी तक, यानी 1151 ईस्वी तक जितने भी कश्मीर के राजा हुए, इन सभी का वर्णन आपको रास तरंगिणी में मिलता है। और यह पूरी संस्कृत भाषा में लिखी गई है दोस्तों। किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में लिखी गई है। और संस्कृत भाषा में ऐतिहासिक ग्रंथों को एक क्रम में लिखना, सारी घटनाओं को एक क्रम से लिखने का जो पहला हमें उदाहरण देखने को मिलता है वो इसी रास तरंगिणी में देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। रास तरंगिणी की रचना किसने की? कल्हड़ ने की। कब की? 12वीं शताब्दी ने की। कब से कब तक का वर्णन है? आदिकाल से लेकर 1151 ईस्वी तक के जितने भी कश्मीर के राजा हुए, इन सभी का वर्णन इसमें किया गया है। तो ये भी पूछा जाता है कि इस किताब में किसका वर्णन है? दोस्तों याद रखिएगा, कश्मीर के राजाओं का जो विस्तृत वर्णन है वो इस किताब में मिलता है। और वही बात फिर से कही गई है कि संस्कृत भाषा में ऐतिहासिक ग्रंथों का विस्तृत रूप से लिखने का जो पहला उदाहरण मिलता है वो रास तरंगिणी में हमको देखने को मिलता है। अगली किताब बड़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई, कुमारपाल चरितम। कौन सी दोस्तों? कुमारपाल चरितम किसकी रचना है? तो याद रखिएगा हेमचंद की रचना है। कुमारपाल चरित्र किसकी रचना है? हेमचंद की रचना है। और इस पुस्तक में आपको चालुक्यों के विषय में जानकारी मिलेगी दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा कुमारपाल चरित्र किसकी है? हेमचंद की। किसके विषय में जानकारी मिलती है? तो चालुक्यों के विषय में जानकारी मिलती है। अगली हमारी किताब है प्रबंध चिंतामणि दोस्तों। कौन सी?
प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि किसकी है? में थोड़ा सा अजीब नाम है, मेरुतुंगाचार्य। कौन? मेरुतुंगाचार्य। और ये एक जैन ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है दोस्तों? जैन ग्रंथ है और ये जैन आचार्य है मेरुतुंगाचार्य। तो अगर आपसे पूछे प्रबंध चिंतामणि किस धर्म से रिलेटेड है, तो जैन धर्म से रिलेटेड है और इसको मेरुतुंगाचार्य नामक जैन आचार्य ने की थी। अगली हमारी किताब है वसंत विलास। ये भी कई बार एग्जाम में आई है, तो याद रखिएगा दोस्तों। वसंत विलास जो रचना है वो बालचंद्र की है। किसकी है? वसंत विलास रचना बालचंद्र की है और इसमें भी हमको चालुक्यों के विषय में जानकारी मिलती है। जो दक्षिण भारत के इतिहास को जब हम पढ़ेंगे तो ये हमको विस्तृत जानकारी मिलेगी। अगली किताब ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, कीर्ति कौमुदी। कहते हैं ना, वो इंसान नहीं मरता जिसका शरीर मर जाता है, कहते हैं इंसान वो मरता है जिसकी कीर्ति मर जाती है दोस्तों। इसीलिए कभी अपनी कीर्ति को मत मरने दीजिए, ठीक है। तो कीर्ति कौमुदी किसकी रचना है? सोमेश्वर की। किसकी है? सोमेश्वर की। और इसमें भी चालुक्य वंश के विषय में जानकारी हमको मिलती है, तो याद रखिएगा कीर्ति कौमुदी किसकी है? सोमेश्वर की है। और हमारी अंत की आज की ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय। कौन सी दोस्तों? पृथ्वीराज विजय। और ये किसकी है? जैनाक की है। किसकी है? ये जैनाक की है और ये थोड़ा सा मिट गया है, जैनाक की है। और जैनाक जो है कश्मीरी पंडित है। कौन है? कश्मीरी पंडित। तो याद रखिए पृथ्वीराज विजय किसकी है? जैनाक की है और एक कश्मीरी पंडित है। और कश्मीरी पंडितों पर हाल ही में एक मूवी बनी है द कश्मीर फाइल्स। काफी चर्चा है इस मूवी की, आप सभी लोग जरूर देखें, क्योंकि एक ऐसी घटना का वर्णन है। ये एक ऐसी घटना है 1989 की 90 की, कि जब लाखों लोगों को बेघर होना पड़ा। उनकी तड़प को, उनके साथ हुए शोषण को इस मूवी के माध्यम से दिखाया गया है। और बड़ा ही अच्छा कदम है कि हमारे इतिहास को एक सही मायने में, सही ढंग से दिखाया गया है। कई राजनीतिक कारणों की वजह से अभी तक इस पर कोई मूवी नहीं बनी थी, मगर कुछ चीज़ें जब माहौल बना, उन चीज़ों का दिखाने का टाइम आया और समर्थन मिला इस मूवी को रिलीज करने का, तो बहुत ही अच्छा प्रयास है। अभी तक अगर आपने नहीं देखे तो जरूर देखिएगा द कश्मीर फाइल्स। तो चलिए अपनी वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं। आगे की वीडियो में हम चर्चा करेंगे अपने पुरातात्विक साक्ष्यों के विषय में, ठीक है। और अंत में मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक कर दीजिए। और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स का ऑप्शन खुला हुआ है, आप उसमें कमेंट दीजिए और आगे की चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें और 2022 में सिलेक्शन जरूर ले लें, ठीक है दोस्तों। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।